Today we are going to start with the very new chapter, that is structural organization in animals. In short, animal tissues के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. If you do remember, अभी तक हम लोगों ने एनिमल किंगडम का नॉन कॉर्डेट्स पोर्शन पूरा खत्म कर दिया है. उसमें बेसिक इंट्रो वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि सिमिलर टाइप के सेल्स कंबाइन होते हैं, दे विल फॉर्म अ टिश्यू. सिमिलर टाइप के टिश्यूज कंबाइन होंगे, दे विल फॉर्म ऑर्गन. Various organs combine होंगे to form one organ system and various organ systems will combine to form one organism. This is what we have studied, right? वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो अप होगा. So अगर मैं आप लोगों से कहूँ डिफाइन टिश्यू, आप कैसे डिफाइन करोगे टिश्यू को? टिश्यू क्या है? सिमिलर टाइप के सेल्स, ठीक है, जिनकी सेम ओरिजिन है along with their intercellular substances. Now यू डू रिमेम्बर, मैंने इंट्रासेल्युलर डाइजेशन जैसी टर्म कई बार थ्रू आउट द एनिमल किंगडम वाले लेक्चर्स में हमने हर जगह यूज की है. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटर एंड इंट्रा? क्या डिफरेंस है? जो इंट्रा है इसका मतलब होता है विद इन द सेल, और जो इंटर है इसका मतलब होता है बिटवीन द सेल. तो सिमिलर टाइप के सेल्स जिनका ओरिजिन सेम है along with their intercellular substances, सेल के बीच में जो substances present है उसको क्या कहते हैं, क्या फंक्शन है, वो सब बाद में देखोगे. So the similar type of cells which are having the same origin along with their intercellular substances performing a specific function are known as tissues. टिश्यू टर्म किसने कॉइन की थी? टिश्यू टर्म बिशेट ने कॉइन की थी. In connection with the plant anatomy, tissue term was coined by N. Grew. जो स्टडी है ऑफ द टिश्यूज, टिश्यू की स्टडी को हम क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ टिश्यूज इज नोन एज हिस्टोलॉजी. और जो टर्म हिस्टोलॉजी है वो किसने कॉइन की थी? मेयर ने कॉइन की थी. सो टिश्यू क्या है? सिमिलर सेल, सेम ओरिजिन, परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन. टिश्यूज टर्म बिशेट ने दी. इन कनेक्शन विद द प्लांट एनाटमी एंग्रियो ने दी. स्टडी ऑफ टिश्यूज इज नोन एज हिस्टोलॉजी, कॉइन्ड बाय मेयर. अब आप लोगों ने, क्योंकि एनिमल किंगडम आप लोग पढ़ चुके हो नॉन कॉर्डेट वाला पूरा पोर्शन, तो आपको पता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहां से इनिशिएट हुई थी? सीलेंट्रेटा फाइलम, निडेरिया जो था वहां से टिश्यू फॉर्मेशन स्टार्ट हुई थी. सो सीलेंट्रेट्स हैव द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट? तो अब क्योंकि टिश्यूज सेल के बने हैं, सेल की शेप और उनके स्ट्रक्चर्स वेरी करेंगे हर एक टिश्यू में. हर एक टिश्यू जो है उसकी लोकेशन बॉडी के अंदर डिफरेंट होगी, उसका फंक्शन डिफरेंट होगा, उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा. सो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन, टिश्यूज को ब्रॉडली 4 तरीके से क्लासिफाई किया गया है. 4 क्लासेस है, 4 टाइप के हैं टिश्यूज. इन शॉर्ट कौन कौन से? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. जो एपिथेलियल टिश्यू है ये फर्दर 2 तरीके का है, दैट इज सिंपल एंड कंपाउंड. व्हेन आई से सिंपल, सिंपल का मतलब क्या है? सिंगल लेयर्ड. सिंगल लेयर्ड मतलब इस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में सेल की एक लेयर प्रेजेंट होगी. कंपाउंड मल्टी लेयर है, मतलब मोर देन 1 लेयर इसमें प्रेजेंट होगी. ठीक. जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है ये फर्दर 4 तरीके का है, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार एंड सिलिएटेड. जो कनेक्टिव टिश्यू है ये 3 टाइप का है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस एंड स्पेशलाइज्ड. व्हेन आई से लूज कनेक्टिव टिश्यू ये फर्दर और 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एरियोलर एंड एडिपोस. स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जो है ये 4 टाइप का है, ब्लड, कार्टिलेज, बोन एंड लिम्फ. ठीक. मस्कुलर टिश्यू जो है ये 3 में डिवाइडेड है, स्केलेटल टिश्यू, स्मूथ एंड कार्डियक मसल टिश्यू. तो ये 3 टाइप का है. सो ये एनिमल टिश्यूज का एक क्लासिफिकेशन चार्ट है, इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लो. इजी होगा आपको आगे के टिश्यूज को पढ़ने में. डिवीजन समझ में आ जाएंगे तो इजी हो जाएगा. एपिथेलियल टिश्यू से अब हम लोग स्टार्ट करेंगे. सो एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू को एपिथेलियम भी कहते हैं. जो इसका प्लूरल है उसे हम एपिथेलिया कहते हैं. जो टर्म एपिथेलियम है ये र्यूइश ने कॉइन की थी. क्या रोल होता है एपिथेलियल टिश्यू का? ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्टिव कवरिंग
कैसे प्रोटेक्शन देता है? बाय कवरिंग और लाइनिंग द एक्सटर्नल एंड इंटरनल सरफेस ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स। तो ये कवर कर रहा होता है इंटरनल और एक्सटर्नल सरफेसेस को ऑफ बॉडी पार्ट्स। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। जो एपिथेलियल टिश्यू है इसके दो सरफेसेस होते हैं। कौन से दो सरफेसेस है? ये तो पता लग गया कि लाइन कर रहा है एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेसेस को। अब खुद एक एपिथेलियल टिश्यू के ये सिंगल लेयर भी हो सकता है, मल्टी लेयर भी हो सकता है। जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, हमने पढ़ा था कि इफ इट वुड बी सिंगल लेयर देन दिस वुड बी सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, अगर मल्टी लेयर्ड है तो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। तो क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू है तो इसके दो सरफेसेस हैं, एक है इसका फ्री सरफेस और एक है इसका बेसल सरफेस। अब जो फ्री सरफेस है, अगर एपिथेलियल टिश्यू जो है वो लाइन कर रहा है किसी इंटरनल सरफेस को बॉडी पार्ट के, तो ये फ्री सरफेस क्या फेस कर रहा होगा? क्या इसके ऊपर टच हो रहा होगा या क्या होगा इसके पास आसपास प्रेजेंट? बॉडी फ्लूइड। अगर एपिथेलियल टिश्यू कवर कर रहा है एक्सटर्नल सरफेस किसी बॉडी पार्ट का, तब आउटसाइड एनवायरमेंट, तो ये जो फ्री सरफेस है जो किसी चीज से अटैच्ड नहीं है, ये या तो बॉडी फ्लूइड फेस करेगा या फिर आउटसाइड एनवायरमेंट, डिपेंडिंग कि एपिथेलियल टिश्यू इज लाइनिंग एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेस। क्लियर? अब बेसल है, बेसल किसी से अटैच होगा, तो जो बेसल सरफेस होता है एपिथेलियल टिश्यू का, ये अटैच्ड होता है टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये क्या है? एक नॉन सेल्यूलर लेयर है। क्या काम है इस नॉन सेल्यूलर लेयर का? ये इलास्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करती है किसे? टू द एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा एंकर, एंकर मीन्स अटैच, अटैच करती है एपिथेलियल टिश्यू को टू द अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है? एपिथेलियल टिश्यू के नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू है उसको, इन दोनों को बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू, जो एपिथेलियल टिश्यू के नीचे कनेक्टिव टिश्यू है, इन दोनों को अटैच करने का, एंकर करने का काम बेसमेंट मेम्ब्रेन करती है। इतना क्लियर हो गया कि बेसमेंट मेम्ब्रेन नॉन सेल्युलर लेयर है, इलास्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करती है, अटैच करती है एपिथेलियल टिश्यू को टू द कनेक्टिव टिश्यू। अब इसके बाद क्या आता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन की कंपोजिशन आती है। जो बेसल मेम्ब्रेन है ये फर्दर खुद दो लेयर्स का मिलके बना है। कौन सी है वो दो लेयर्स? पहली लेयर है इसकी बेसल लेमिना और जो दूसरी लेयर है वो है फाइब्रस और रेटिकुलर लेमिना। अब आप इसके रोल्स देखो, क्या रोल्स हैं इन दोनों के। जो बेसल लेमिना है, एक तो ये आउटर लेयर है प्लस थिन लेयर है, तो ये आउटर भी है और थिन है। जो फाइब्रस रेटिकुलर लेमिना है ये इनर है और थिक लेयर है। अंडरस्टूड? सो बेसमेंट मेम्ब्रेन की दो लेयर्स हैं, बेसल लेमिना, फाइब्रस और रेटिकुलर लेमिना। बेसल लेमिना इज द आउटर वन एंड द थिन इन नेचर। फाइब्रस और रेटिकुलर लेमिना इनर है और थिक है। अब इसके बाद जो बेसल लेमिना है इसकी कंपोजिशन क्या है? ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड और साथ में ग्लाइकोप्रोटीन्स का बना है, जिसे सिक्रीट करने का काम खुद एपिथेलियल सेल्स करते हैं। जो डायरेक्ट टच में आ रही है एपिथेलियल सरफेस के, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन का पार्ट, दैट इज बेसल लेमिना। ये आउटर थिन लेयर है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड और ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी है। और जो फाइब्रस या रेटिकुलर लेमिना है ये इनर और थिक लेयर है, ये कोलेजन या फाइबर्स की बनी हुई है, कोलेजन फाइबर्स की बनी हुई है बेसिकली ऑफ द अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, क्योंकि बेसल मेम्ब्रेन का काम क्या है? अटैच करना, एंकर करना एपिथेलियल टिश्यू को टू द अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, तो जो एपिथेलियल टिश्यू है इसके दो सरफेसेस हो गए, बेसल लेमिना एंड दिस। So what we studied till now is
कि एपिथेलियल टिश्यू को एपिथेलियम कहते हैं। टर्म किसने दी थी? र्यूश ने दी थी। क्या काम है एपिथेलियल टिश्यू का? प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड करता है। कैसे? ये लाइन करता है, कवर करता है एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेसेस को बॉडी पार्ट्स के। एपिथेलियल टिश्यू के दो सरफेसेस है, फ्री एंड बेसल। बेसल सरफेस अटैच करता है टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन इज अ नॉन सेलुलर लेयर। ये इसके दोनों रोल्स याद रखोगे। बेसमेंट मेम्ब्रेन दो लेयर्स का बना है, बेसल लेमिना एंड फाइब्रस और रेटिकुलर लेमिना। Basal lamina is the outer and thin layer which is made up of mucopolysaccharide and glycoproteins secreted by epithelial cells. ये कौन secrete कर रहे हैं? खुद epithelial cells secrete कर रहे हैं. And fibrous or reticular lamina is the inner and thick layer. Along with it, ये fibrous या collagen fibers की बनी हुई है of the underlying connective tissue. So this is all about the epithelial tissue जो कि single layered या multi layered हो सकता है. अब हम इसकी फर्दर डिविजन्स पढ़ेंगे जो कि होंगी सिंपल या कंपाउंड, डिपेंडिंग कि सिंगल लेयर है या मल्टी लेयर है। सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द सिंपल एपिथेलियम। अभी मैंने बताया कि एपिथेलियल टिश्यू सिंपल है या कंपाउंड, इट विल डिपेंड कि सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है या मल्टी लेयर्ड है। तो अगर सिंगल लेयर ऑफ सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है देन इट वुड बी सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम जो है वो बेसिकली कैसे फंक्शन करती है? इट फंक्शंस एज अ कवरिंग और लाइनिंग। कहाँ प्रेजेंट होगी? बॉडी कैविटीज जितनी भी है या साथ में डक्ट्स है, ठीक है, ट्यूब्स है, वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं सिंपल एपिथेलियम। सिंगल लेयर ऑफ सेल होगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होगी, फंक्शन एज अ लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स। अब इसके अलावा सिंपल एपिथेलियम जो है कि इनके सेल्स की मॉडिफिकेशन, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन कैसी हुई है? आपको पता है कि सिंपल एपिथेलियम भी वेरियस टाइप्स का होता है। जब हमने क्लासिफिकेशन चार्ट, एक बार आप उसको खोल के देखना, अपने नोट्स में आप लोगों ने क्या लिखा था, अलग अलग टाइप्स है। स्क्वैमस हो सकता है, क्यूबॉइडल हो सकता है, कॉलमनार हो सकता है, सिलिएटेड हो सकता है, एज वेल एज दो और फॉर्म्स होती हैं इसी की, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड और ग्लैंडुलर। ठीक है, तो डिपेंडिंग की सेल की मॉडिफिकेशन, उसकी स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन कैसी हुई है, दिस सिंपल एपिथेलियम कुड आइदर बी स्क्वैमस, कुड आइदर बी क्यूबॉइडल, कॉलमनार और सिलिएटेड। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे स्क्वैमस से। जो स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, इसमें क्या होता है? स्क्वैमस एपिथेलियम में सेल्स कैसे होंगे? फ्लैट होंगे। ठीक है, एकदम फ्लैट सेल्स होते हैं विद इररेगुलर बाउंड्रीज। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया कि फ्लैट सेल्स है, इररेगुलर बाउंड्रीज है। आप कोई भी टिश्यू हम अभी पढ़ेंगे, मैं आपको एक चीज पहले अच्छे से क्लियर कर दूं, हम कोई भी टिश्यू पढ़ेंगे, चाहे हम स्क्वैमस पढ़े, सिलिएटेड पढ़े, कॉलमनार पढ़े, ग्लैंडुलर पढ़े, कैसा भी पढ़े, हम उसे 3 डिविजन्स के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहला होगा स्ट्रक्चर, दूसरा लोकेशन, तीसरा फंक्शन। तो स्ट्रक्चर देखें अभी हम, स्क्वैमस एपिथेलियम के सेल्स कैसे हैं? फ्लैट, इररेगुलर बाउंड्रीज होंगे एंड दे विल बी फिटेड। जैसे आप लोगों ने फ्लोर्स देखे अपने घरों के, उसमें टाइल्स जैसे एक दूसरे से बिल्कुल चिपक के फिट होती हैं, इंटरसेलुलर स्पेस होता ही नहीं है। तो इन सेल्स में भी क्या है कि जो इंटरसेलुलर यानी कि सेल के बीच का स्पेस वो होता ही नहीं है, और अगर इन केस प्रेजेंट भी होगा दैट वुड बी वेरी नेग्लिजिबल, बहुत ही कम होगा। ठीक है, तो फ्लैट सेल से इरेगुलर बाउंड्रीज है, जैसे फ्लोर होता है ना, उस पर जैसे टाइल्स एक दूसरे के साथ फिट होती है एकदम क्लोज प्रॉक्सिमिटी में चिपक के, वैसे ही सेल्स फिटेड होते हैं। इसकी वजह से इस स्क्वैमस एपिथेलियम को हम पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेवमेंट एपिथेलियम। सो बहुत इजी हो गया याद करना, लाइक द टाइल्स ऑफ द फ्लोर, जैसे आपके फ्लोर की टाइल्स है, बिल्कुल उसकी तरह ये सेल्स भी एक दूसरे से फिटेड होंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, बिना किसी इंटरसेलुलर स्पेस के, एंड इनकेस अगर इंटरसेलुलर स्पेस होगा तो वो बहुत ही नेग्लिजिबल होगा। इसकी वजह से इस क्लास को, मतलब इस स्क्वैमस एपिथेलियम को हम पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं। फ्लैटेंड सेल्स है, इररेगुलर बाउंड्रीज है। अब हर एक टिश्यू को देखने के 2 व्यूज होते हैं, एक होता है सरफेस व्यू और एक होता है वर्टिकल व्यू। दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज वर्टिकल। तो आप 2 तरीके से किसी भी टिश्यू को देख सकते हो। तो अगर मैं इसकी बात करूं, अगर आप सरफेस व्यू देखोगे इसका, तो कैसे दिखते हैं ये सेल्स? पॉलीगनल होते हैं नेचर में। ठीक है, कैसी शेप है? पॉलीगनल है।
पॉलीगोनल सेल्स होते हैं और इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो एकदम सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये कैसे हैं, पॉलीगोनल शेप के हैं और एकदम सेंटर में न्यूक्लियस होगा, सेंट्रल न्यूक्लियस होगा। अभी आप कुछ पढ़ोगे जिसमें हम कहेंगे कि नीचे सरफेस की तरफ है, बॉटम की तरफ है, लेकिन इसमें क्या होता है, एकदम सेंट्रल न्यूक्लियस होता है और पॉलीगोनल शेप होती है। सो यहाँ पे आपने क्या देखा कि सिंपल एपिथेलियम विल लाइन द बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स एज वेल एज दिस स्क्वैमस एपिथेलियम जो कि सेलुलर मॉडिफिकेशन है। यहाँ पर सेल्स फ्लैट होंगे, इरेगुलर बाउंड्रीज होंगी बिकॉज दे आर फिटेड लाइक द टाइल्स ऑफ द फ्लोर। दे आर ऑल्सो नोन एज पेवमेंट एपिथेलियम। पॉलीगोनल शेप के सेल्स होते हैं। ये कौन सा व्यू बताया मैंने आपको, सरफेस व्यू बताया है। सरफेस व्यू में आप देख रहे हो स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स को, और इनका जो न्यूक्लियस है वो कैसा होता है, सेंट्रल होता है। अब मैं आपको इसकी लोकेशन बताऊंगी और इनका फंक्शन एक्सप्लेन करूंगी। नाउ लेट्स हैव अ लुक फॉर द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ द स्क्वैमस एपिथेलियम। अभी हमने इसका स्ट्रक्चर देखा, पॉलीगोनल शेप के सेल्स होंगे, इरेगुलर बाउंड्रीज होंगी, फ्लैटेंड होंगे। सरफेस व्यू से अगर आप देखोगे। नाउ लोकेशन की बात करें, अब मैंने बताया बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स में ये सब प्रेजेंट होगा। सबसे पहले लोकेशन देखो, ब्लड वेसल्स जितनी भी है, ठीक है, उनकी वॉल में वॉल लाइनिंग होगी, क्योंकि वहां पर क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है टिश्यू के बीच में और ब्लड के बीच में, राइट। देन एल्व्यूलाई ऑफ लंग्स जिसे एयर सैक भी कहते हैं, एंड ये मेन साइट होती है गैशियस एक्सचेंज की। यहाँ पे मेन गैशियस एक्सचेंज होता है, ठीक। उसके बाद लिम्फ वेसल्स, देन वॉल्स ऑफ बोमेन्स कैप्सूल एंड लूप ऑफ हिनले ऑफ नेफ्रॉन ऑफ किडनी जो है, ये दोनों बेसिकली एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड है। यहाँ पर ये किस में इन्वॉल्व होती है, यूरिन फॉर्मेशन में। जितना भी आपकी बॉडी का टॉक्सिक मटेरियल है इंक्लूडिंग यूरिया एंड एक्सेट्रा, वो सब एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी से, और उसको यूरिन फॉर्मेशन में और फिल्ट्रेशन में कौन हेल्प करता है, इन दोनों चीजों के भी रोल्स होते हैं। ये भी एक पार्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, राइट। देन सीलोमिक कैविटीज, तो ये लोकेशन हो गया स्क्वैमस एपिथेलियम का, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा। अब क्या फंक्शन है, फिल्ट्रेशन इन बोमेन्स कैप्सूल, एज आई टोल्ड यू कि यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, राइट। तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है जिसमें कि यूरिया जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है हमारी बॉडी से विद मिनिमल अमाउंट ऑफ वाटर, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में पानी अपनी बॉडी में रिटेन कर सके। ओके, देन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। आपको पता है कि अगर ब्लड है और टिश्यू है तो उनके बीच में एक न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होना जरूरी है। हम क्यों कहते हैं कि ब्लड इज द मेन सर्कुलेटरी कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी। जो भी न्यूट्रिएंट आप लोग खाते हो, जो भी आपको न्यूट्रिशन मिलता है, वो हर एक वाइटल ऑर्गन को बॉडी के मिलना चाहिए। वो किसकी मदद से मिलेगा, ब्लड के, क्योंकि वो मेजर सर्कुलेटरी फ्लूइड है, पूरी बॉडी में जा रहा है और हर एक ऑर्गन को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है। तो टिश्यू और ब्लड के बीच में जो न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज है, वहां पे भी कौन इन्वॉल्व होगा, स्क्वैमस एपिथेलियम। देन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मेजर गैशियस एक्सचेंज की साइट कौन सी है, दिस एल्व्यूलाई, क्लियर। तो यहां से आप लोगों को समझ आया कि स्क्वैमस एपिथेलियम की ये लोकेशंस हैं, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, लोकेशंस याद रखना है। इस पे एमसीक्यू बनते हैं, कहाँ कहाँ लोकेटेड होता है, इजी हो जाएगा। जहां पे भी एक्सचेंज हो रहा है ना किसी चीज का, वहां प्रेजेंट होगा। तो ब्लड वेसल्स याद रहेंगे, लिम्फ वेसल्स याद रहेंगे, आप लोगों को एल्व्यूलाई ऑफ लंग्स याद रहेंगे। देन यूरिन फॉर्मेशन के लिए वॉल ऑफ बोमेन कैप्सूल हो गया, एंड लूप ऑफ हिनले ऑफ नेफ्रॉन ऑफ किडनी हो गया, राइट। तो ये इन तीन चीजों में, ये इनके तीन फंक्शंस है, फिल्ट्रेशन, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स और मटेरियल्स बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज, एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब सेकेंड हम देखेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में। सेकेंड टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियम इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो अब दूसरा कौन सा है आपका, क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, अब टर्म बता रही है, कैसे होंगे सेल्स, यहाँ पे क्यूब लाइक होंगे, क्यूबिकल सेल्स होंगे, ठीक है, क्यूब शेप में होंगे। अगर मैं इनका सरफेस व्यू आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसे दिखते हैं ये सेल्स, ठीक है, इस तरीके के सेल्स होंगे ये, और अटैच्ड होता है, इनके अंदर भी न्यूक्लियस होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच होंगे, सिंगल लेयर होगी, और ये अटैच्ड होंगे किससे, बेसमेंट मेम्ब्रेन से। अलोंग विद इट इनके अंदर कैसा होगा, सेंट्रल राउंड न्यूक्लियस होगा। कैसा न्यूक्लियस है इसके अंदर, सेंट्रल राउंड न्यूक्लियस है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन पर लाई कर रही है सिंगल लेयर की फॉर्म में। जहां सिंपल एपिथेलियम है वहां है ही सिंगल लेयर, मल्टी लेयर की बात ही नहीं कर रहे हम, ठीक है।
तो सेंट्रल राउंड न्यूक्लियस है इसका। और इनके सेल्स में क्या होता है, अगर आप ध्यान दोगे, या तो जो इनका फ्री सरफेस है, ठीक है, जो भी इनका फ्री सरफेस है, या तो उस पे कुछ नहीं होगा, एकदम स्मूथ होगा इनका फ्री सरफेस। मैंने बताया ना कि एपिथेलियल टिश्यू जो है उसके दो सरफेसेस है, बेसल एंड द फ्री सरफेस। तो फ्री सरफेस या तो बिल्कुल स्मूथ होगा या फिर छोटे छोटे ब्रश लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसे आप क्या कहते हो, माइक्रोविलाई। ठीक है, आइदर द फ्री सरफेस ऑफ द क्यूबॉइडल एपिथेलियम विल बी स्मूथ or it will bear a small brush-like structures that we called as microvilli। इसकी वजह से हम क्यूबॉइडल एपिथेलियम को ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। अब इस माइक्रोविलाई का कोई बेनिफिट होगा तभी यहाँ प्रेजेंट है, अदरवाइज क्यों ही कोई चीज प्रेजेंट होगी। हर चीज विद बेनिफिट्स होती है, ठीक है। तो जो माइक्रोविलाई यहाँ प्रेजेंट है वो सरफेस एरिया इंक्रीज करता है टू सेवरल टाइम्स। तो ये माइक्रोविलाई किसका काम करता है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है सेवरल टाइम्स। और जहां पे भी मैं बोलूं ना सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहे, मतलब रीएब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होने वाली है। किसी चीज को जहां से रीएब्जॉर्ब होना होगा वहां ये माइक्रोविलाई अगर प्रेजेंट है तो रीएब्जॉर्प्शन के रेट को बढ़ा देगा, इंप्रूव कर देगा। एज वेल एज नॉट ओनली दिस, कि सिर्फ ये उसी को इंक्रीज नहीं करेगा, साथ में सिक्रीशन भी बेटर कर देगा माइक्रोविलाई की प्रेजेंस। सो आपने क्या देखा कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्यूब लाइक सेल्स होंगे। ये मैंने अगेन आपको सरफेस व्यू दिया है, ठीक है। ये सरफेस व्यू से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि क्यूब लाइक सेल्स हैं अगर आपके, तो यहां पर सिंपल क्या है, सेंट्रल राउंड न्यूक्लियस होता है एंड सेंटर में होगा, ये अभी भी उस पे नहीं है, बॉटम पे नहीं है, सेंट्रल राउंड न्यूक्लियस होगा। या तो इसका फ्री सरफेस स्मूथ होगा या माइक्रोविलाई होंगे, और इसकी वजह से इसको हम ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम भी कहते हैं। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम क्यों? क्योंकि ये ब्रश लाइक अपीयरेंस देता है और बॉर्डर पे प्रेजेंट होता है, फ्री सरफेस, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा माइक्रोविलाई? सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है सेवरल टाइम्स। वेयर एवर आई यूज सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है सेवरल टाइम्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोविलाई। दैट मीन्स कि डेफिनेटली इस टिश्यू का रोल रीएब्जॉर्प्शन में और सिक्रीशन में बहुत बेटर होने वाला है। तो हर एक चीज में अगर कोई मॉडिफिकेशन है दैट वुड बेनिफिट, ओके। तो माइक्रोविलाई की प्रेजेंस किस में बेनिफिट करती है? रीएब्जॉर्प्शन में बेनिफिट करती है, एज वेल एज सिक्रीशन में बेनिफिट करेगी। कैसे? क्योंकि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है सेवरल टाइम्स। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट इट्स लोकेशन एंड फंक्शन। लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, अभी मैंने आप लोगों को ये बताया कि सिंपल बॉडी कैविटीज, डक्ट्स और ट्यूब्स, ये वाले एपिथेलियम इन जगहों पे प्रेजेंट होंगे। अब क्यूबॉइडल कहाँ होगा? सबसे पहले ट्यूबुलर पार्ट में मिलता है नेफ्रॉन के, किडनी में। नेफ्रॉन जो है ये बेसिक यूनिट होती है जो कि इसमें इन्वॉल्व होती है यूरिन फॉर्मेशन इन वेरियस अदर फंक्शंस बीइंग डन इन द किडनी, ठीक है। तो उसके ट्यूबुलर पार्ट में मिलेगा। डक्ट्स ऑफ द ग्लैंड्स जो कि जिनके पास डक्ट्स प्रेजेंट होंगी वहां मिलेगा। थायराइड फॉलिकल्स में मिलेगा। ओवरीज एंड टेस्टिस। ओवरीज और टेस्टिस क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। ओवरीज का काम क्या होता है? ओवा प्रोड्यूस करना। और टेस्टिस में भी स्पेसिफिकली जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करने का काम करती है? स्पर्म्स प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये वहां पे भी इन्वॉल्व होगा। अब क्योंकि ये वहां पे भी इन्वॉल्व है तो इसकी वजह से ऐसी टाइम पर जब जहां पर ओवरीज और टेस्टिस में अगर क्यूबॉइडल एपिथेलियम लोकेटेड है तो वहां हम उसे जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, काइंडली नोट डाउन कि जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है ये आपका अगर टेस्टिस और ओवरीज में प्रेजेंट है, जहां पर कि टेस्टिस के में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो कि स्पेसिफिकली जहां पे ये लोकेटेड होते हैं और स्पर्म प्रोड्यूस करने में इन्वॉल्व होते हैं, ओवरीज ओवा यानी एग प्रोड्यूस करने में, ये गैमीट्स है, ठीक है। वहां पर जब ये इन्वॉल्व होते हैं उसे हम कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। उसके बाद एपिथेलियम ऑफ पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी। व्हाट इज दिस पीसीटी? पीसीटी इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ठीक है। ये वहां पर इन्वॉल्व होते हैं। इनके पास क्या होता है? पीसीटी के पास माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्योंकि माइक्रोविलाई, मैंने आपको भी बताया था कि माइक्रोविलाई जहां प्रेजेंट होगा सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देगा। सरफेस एरिया का इंक्रीज हो रहा है मतलब कि रीएब्जॉर्प्शन का इंक्रीज होगा, ठीक है, बेटर रीएब्जॉर्प्शन होगा।
तो रीएब्जॉर्प्शन जो है सब्सटेंसेस का बहुत बेटर तरीके से पीसीटी परफॉर्म करता है, क्योंकि इसके पास माइक्रोविलाई लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, फिंगर ब्रश बॉर्डर लाइक एकदम स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. सो ये रीएब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होता है. साथ में सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन होता है बाय द ग्लैंड्स. तो आपको क्या याद रखना है कि अगर स्क्वैमस एपिथेलियम है वहां पर मेनली ये एक्सचेंज, मटेरियल्स का एक्सचेंज ब्लड और टिश्यू के बीच में जो हो रहा है, ये गैशियस एक्सचेंज जो हो रहा है, मेनली ब्रॉडली वहां पर आपका स्क्वैमस एपिथेलियम होगा. लेकिन अगर रीएब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, सिक्रीशन और एक्सक्रीशन की बात कर रहे हैं, तो कौन सा सिंपल एपिथेलियम इन्वॉल्व होगा? क्यूबॉइडल एपिथेलियम इन्वॉल्व होगा. ठीक है, क्यूबॉइडल किससे रिलेटेड है? क्योंकि इसके पास फिंगर लाइक ब्रश टाइप, ब्रश स्ट्रक्चर लाइक छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं बॉर्डर पे, फ्री सरफेस पे, जिसे आप माइक्रोविलाई कहते हो. और माइक्रोविलाई किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? रीएब्जॉर्प्शन को बेटर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है सेवरल टाइम्स. इसकी वजह से क्यूबॉइडल एपिथेलियम विल मोस्टली बी इन्वॉल्व्ड इन रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन. सो ये कहाँ प्रेजेंट होगा, इसकी लोकेशन याद रखना. ओवरीज और टेस्टिस में ये लोकेटेड है, जहां पे कि गैमीट प्रोडक्शन होता है. वहां पर क्यूबॉइडल एपिथेलियम को जर्मिनल एपिथेलियम कहेंगे. क्या इसका फंक्शन है? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस में हेल्प करते हैं, दैट इज माइक्रोविलाई. क्योंकि पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स वहां प्रेजेंट होते हैं, तो बेटर रीएब्जॉर्प्शन होता है सब्सटेंसेस का. साथ में सिक्रीशन और एक्सक्रीशन होता है बाय द ग्लैंड्स. अब हम थर्ड टाइप देखेंगे सिंपल एपिथेलियम का, दैट इज कोलुमिनार एपिथेलियम. नेक्स्ट इज कोलुमिनार एपिथेलियम अंडर सिंपल एपिथेलियम, थर्ड टाइप. ठीक है, अब इसके सेल्स कैसे होते हैं? टॉल होते हैं, सिलेंडर लाइक सेल्स होते हैं. और जैसे आप लोगों ने स्क्वैमस के केस में पढ़ा कि उनके पास सेंट्रल न्यूक्लियस है, आपने क्यूबॉइडल के केस में पढ़ा कि सेंट्रल राउंड न्यूक्लियस है. यहाँ पे क्या है? इनके पास बेसल न्यूक्लियस है. तो इनके पास एक बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उसपे जो भी सिलेंडर लाइक सेल्स है, इनके टॉल इलोंगेटेड सिलेंडर लाइक सेल्स है, वो सेल्स बेसिकली किस में इन्वॉल्व है? सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होते हैं. क्या फंक्शन होगा इनका? जैसे आपने पहले वाले के केस में पढ़ा कि एक्सचेंज में इन्वॉल्व है, सेकेंड रीएब्जॉर्प्शन में सिक्रीशन और एक्सक्रीशन बाय ग्लैंड्स में इन्वॉल्व है. यहाँ पे क्या है? म्यूकस प्रोडक्शन होगा, म्यूकस की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है. साथ ही साथ ये सेल्स यहाँ पर टॉल है, ठीक है, सिलेंडर लाइक है, म्यूकस प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, और इनके पास बेसल न्यूक्लियस है. ये क्या सिक्रीट हो रहा है? एक तरीके से आप ये मान लो कि मैं म्यूकस बताने की कोशिश कर रही हूं. दिस इज साइटोप्लाज्म एंड दिस इज द बेसल इलोंगेटेड न्यूक्लियस. अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है वो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस स्पेसिफिक इस टिश्यू की. ठीक है, तो सबसे पहले अपने प्लेट ऑल सिलेंडर लाइक सेल्स और इलोंगेटेड न्यूक्लियस है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया. अब इसके अंदर एक सेल होता है जिसे आप कहते हो गॉबलेट सेल्स. गॉबलेट सेल्स का क्या फंक्शन है? म्यूकस सिक्रीट करते हैं. ठीक है, म्यूकस सिक्रीशन में ये इन्वॉल्व होते हैं. तो गॉबलेट सेल्स का मतलब क्या है कि ये म्यूकस सिक्रीशन में इन्वॉल्व होंगे. गॉबलेट सेल्स, ठीक है, इनका काम क्या है? म्यूकस को सिक्रीट करना. दूसरा इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट फीचर आता है कि अब ये गॉबलेट सेल्स इसी एपिथेलियम के सेल से म्यूकस सिक्रीशन में इन्वॉल्व है, अलोंग विद द अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू. अभी आप लोगों ने सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू का जब हम जनरल पढ़ रहे थे, नॉट एनी ऑफ दीज टिश्यूज, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि बेसमेंट मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? इट एंकर्स, इट कनेक्ट्स द एपिथेलियल टिश्यू टू द अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू. तो गॉबलेट सेल्स plus the underlying connective tissue will make mucous membrane or you call that as mucosa. और ये किस में इन्वॉल्व है? म्यूकस सिक्रीशन में इन्वॉल्व है. तो गॉबलेट सेल्स इसी एपिथेलियम के वो सेल्स है जो म्यूकस सिक्रीट कर रहे हैं, एंड दीज गॉबलेट सेल्स along with the underlying connective tissue they form the mucous membrane or mucosa. This is important. Clear? ये समझ में आया आप लोगों को? अब इसके बाद आते हैं कि इनका जो फ्री सरफेस है, जैसे क्यूबॉइडल के केस में या तो वो स्मूथ होगा या उस पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोविलाई. ये भी या तो स्मूथ होगा या फिर इसके पास भी ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, जिससे आप कहते हो माइक्रोविलाई. एंड आई टोल्ड यू देयर, जहां माइक्रोविलाई आएगा वो किसमें इन्वॉल्व होगा? सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा, सेवरल टाइम्स इंक्रीज कर देगा. ठीक है,
तो यहाँ पे भी माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। अब इसकी लोकेशन क्या है, कोलुमिनार एपिथेलियम की स्टमक और इंटेस्टाइन को लाइन करता है, कवर करता है। क्लियर? तो अगर ये माइक्रोविलाई प्रेजेंट है इंटेस्टाइनल लेयर में, ठीक है, इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में अगर यहाँ पर आपके पास ऐसे माइक्रोविलाई प्रेजेंट है तो उन्हें आप क्या कहते हो, ब्रश बॉर्डर्ड कोल्यूमिनार एपिथेलियम। जैसे वहां आप उसको ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम कह रहे थे, वहां पे भी ब्रश बॉर्डर कह रहे थे ना। क्यों कह रहे थे ब्रश बॉर्डर? क्योंकि फ्री सरफेस पे बॉर्डर की तरफ माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। यहाँ पे माइक्रोविलाई इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में क्योंकि प्रेजेंट है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहा है सेवरल टाइम्स, तो यहाँ आप इसको ब्रश बॉर्डर कोल्यूमिनार एपिथेलियम कहोगे। क्लियर? अंडरस्टूड? सो अब यहाँ पर क्या है कि जो कोलुमिनार एपिथेलियम है, टॉल स्लेंडर लाइक सेल्स होंगे, गॉबलेट सेल्स म्यूकस सिक्रेशन में इन्वॉल्व होंगे, along with the connective tissue they will form the mucous membrane or mucosa, and then this intestinal epithelium which is bearing the microvilli will be known as the brush border columnar epithelium. इनकी लोकेशन क्या है? It will line intestine and stomach. इंटेस्टाइन और स्टमक में लाइनिंग बनाते हैं। एज वेल एज इनके फंक्शंस क्या है, अगर आप इंपॉर्टेंट फंक्शन देखोगे, एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होंगे क्योंकि माइक्रोविलाई है और सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहा है। दूसरा, सिक्रीशन में इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, इतना अंडरस्टूड है। अब एक एडिशनल पॉइंट मैं आपको यहां बताती हूं। गॉबलेट सेल्स की सिक्रीशन है म्यूकस, ठीक है, और ये जो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल सेल्स होते हैं जहां पे कि माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, इसकी भी कुछ अपनी सिक्रीशंस होंगी, कुछ एंजाइम्स सिक्रीट करेगा इंटेस्टाइन के केस में। तो जो गॉबलेट सेल्स की सिक्रीशन है म्यूकस, जो इंटेस्टाइनल एपिथेलियल ब्रश बॉर्डर सेल्स का कुछ सिक्रीशन है, ये कंबाइन होकर क्या बनाता है? ये बनाते हैं इंटेस्टाइनल जूस। इस इंटेस्टाइनल जूस को क्या कहते हो? सकस एंटेरिकस। क्या कहते हैं? सकस एंटेरिकस। सो व्हाट आई टोल्ड यू इज कि ये जो इंटेस्टाइनल जूस है ये क्या कंटेन करता है? गॉबलेट सेल्स की सिक्रीशन है म्यूकस, एज वेल एज इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में जो आपके पास ब्रश बॉर्डर सेल्स है माइक्रोविलाई, इसके कुछ एंजाइम्स की सिक्रीशन होती है, इसकी अपनी सिक्रीशन होती है, जिसकी वजह से ये एक इंटेस्टाइनल जूस का कंपोजिशन होता है जिसे आप कहते हो सकस एंटेरिकस। इसके अंदर डाइपेप्टाइडेजेस, माल्टेज, बहुत सारे अदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और उन एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं? जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स कहते हैं। व्हाट वी कॉल दैट एज ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स। और इनका काम क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स को सिंपल वंस में ब्रेक करना। ओके, सो यहां हमने देखा कि इनके पास गॉबलेट सेल्स है, म्यूकस सिक्रेशन में इन्वॉल्व है, along with कनेक्टिव टिश्यू, म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकोसा है। इंटेस्टाइनल एपिथेलियम ब्रश बॉर्डर कोलुमिनार एपिथेलियम कहलाता है क्योंकि इनके पास माइक्रोविलाई होता है। इन दोनों की सिक्रीशन मिलकर के क्या बनाती है? इंटेस्टाइनल जूस, दैट इज कॉल्ड एज सकस एंटेरिकस। ये कंटेन करता है ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स जो कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल वंस में ब्रेक करने का काम करता है। ठीक है, तो अभी आपने स्क्वैमस के बारे में देखा, आपने क्यूबॉइडल देखा, हमने कोलुमिनार एपिथेलियम देखा। इसकी लोकेशन इंटेस्टाइन और स्टमक की लाइनिंग में होती है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है, टॉल और सिलेंडर लाइक है। फंक्शन एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में है इनका। माइक्रोविलाई विल इंक्रीज सरफेस एरिया सेवरल टाइम्स। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने सिंपल एपिथेलियम की 3 टाइप्स पढ़े, दैट इज स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कोलुमिनार। नाउ द रिमेनिंग पार्ट्स, दैट इज सीलिएटेड, pseudostratified, glandular, along with the types of glands, compound epithelium and cell junctions, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हमने लास्ट कोलुमिनार एपिथेलियम तक पढ़ा है। डू रिवाइज इट। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कैसा भी डाउट है, आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या मेल के थ्रू पूछ सकते हो, या क्वेश्चन से रिलेटेड या कोई भी कैसा भी डाउट है, you guys are free to ask in the comment section, or you can contact me through mail that's there in the description only. And आप लोगों को एनिमल किंगडम नॉन कोऑर्डिनेट्स में ऑलरेडी करा चुकी हूँ, उससे रिलेटेड भी कोई डाउट है आप लोग पूछ सकते हो। एंड गाइज, डोंट फॉरगेट to like, share and subscribe my channel. You can also follow me up on Instagram. My page is BioChakra, जहां पे मैं बहुत सिंपल स्टडी नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। आप लोग मुझे वहां भी फॉलो अप कर सकते हो, वहां भी आप मुझे डीएम कर सकते हो अपने क्वेश्चंस वगैरह। सो गाइज, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग एंड सी यू सून।
बाय। सो स्टूडेंट्स, हेयर यू हैव योर क्वेश्चंस, डू प्रैक्टिस देम। ये सिर्फ सिंपल कॉलमिनार तक नहीं है, मैंने इसमें सीलिएटेड के और कंपाउंड के भी एक दो क्वेश्चंस डाले हैं। यू कैन लीव दोज क्वेश्चंस, आप नेक्स्ट लेक्चर में अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड या क्वेश्चन से रिलेटेड या एनसीईआरटी बुक से कोई भी डाउट है, कैसा भी डाउट है, या कहीं और से कोई डाउट है किसी क्वेश्चन से रिलेटेड, आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। प्लीज़ बी फ्री टू आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन, और यू कैन आस्क मी थ्रू मेल। And guys, please don't forget to like, share and subscribe my channel. Keep learning, keep working. Thank you.